स्टूडेंट, आज हमारा जो टेस्ट था मैं उसकी आंसर की आपको बनाकर सेंड कर रहा हूँ। मेरे पास जो कॉपियाँ आई उसमें मैंने देखा कई स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ गलतियाँ की है लिखने के तरीके में। आंसर तो सही है लेकिन उनके लिखने का तरीका प्रॉपर वे में नहीं है, तो थोड़ा आप अपने लिखने के तरीक़ों को सुधारिए। बाकी सब आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आप अपनी मेहनत इसी तरह से बरकरार रखें। चलिए मैं अपने आज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बता रहा हूँ, जो हमारा पेपर में था कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर आरोपित विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि अपवाह वेग, अभी मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको इसको शॉर्ट पॉइंट बताऊंगा कि आपको केवल आंसर क्या लिखना था। वी डी बराबर होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और इंटू टो बार। स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ ई जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम जानते हैं ई बराबर होता है वी अपॉन एल। ठीक है, हमने इसको नंबर 1 लिया, इसको नंबर 2 लिया। आप समीकरण 1 और 2 को डायरेक्ट शामिल करिए। 1 व 2 से आपको मिलेगा वी डी बराबर स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एम टो बार इंटू वी अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारे पास वी डी बराबर स्मॉल ई टो बार अपॉन एम और इंटू एल और इंटू वी, ये राशियां आपके पास कांस्टेंट है। केवल v आपके पास एक परिवर्तितशील राशि है। इसके आधार पर हम कहेंगे कि वी डी प्रोपोर्शनल v, अर्थात अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, यदि इसमें ग्राफ बनाने के लिए कहता तो आप ग्राफ के रूप में बनाते, एक अक्ष पर तो लेते v को और y अक्ष पे लेते अपवाह वेग वी डी को, और ये ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता हुआ आपको प्राप्त होता। ठीक है, अब आपको इस आंसर में लिखना क्या था? आपको इस आंसर में केवल लिखना था अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपातिक होता है, अर्थात वी डी प्रोपोर्शनल वी। ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था 8 ओम के 5 प्रतिरोध तार हैं, जिनमें से पहले 3 तारों को समांतर क्रम में, देखिए 3 तार हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहले 1, 2 और 3, इन तीनों तारों को हमने परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया ए बिंदु से। अभी कहता है कि शेष 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये लो, 1 और 2 हो गए 5 तार, प्रत्येक का प्रतिरोध R है। अब स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया था कि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर आपके पास बनेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, प्रथम 3 तारों का तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा 1/R बराबर, R डैश बोल देता हूँ स्टूडेंट्स को मैं, 1/R प्लस R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R।
या 1/r डैश बराबर होगा 3/r या r डैश बराबर होगा r/3। नंबर 1 समीकरण आपके पास प्राप्त होती है। ठीक है, अब शेष 2 तार हैं श्रेणी क्रम में, तो शेष 2 तारों का तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R प्लस R, मतलब कि 2R। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों व्यवस्था आपके पास एक श्रेणी क्रम के रूप में प्राप्त हो गई, इसलिए कुल प्रतिरोध आपको मिलता है, कुल प्रतिरोध R बराबर, हमने RP निकाला मतलब कि R डैश प्लस RS। R डैश का मान आया R/3 और RS का मान आया 2R। आप इसका LCM लेंगे, 3 आएगा, R प्लस 6R। आपका आंसर बनता है 7R/3। ये आपका आंसर है ओम। मात्रक का ध्यान रखिएगा, कहीं ने मात्रक नहीं लिखा, जो कि आपके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती है फिजिक्स में। स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। स्टूडेंट्स, पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। आपको बोला गया है कि x बराबर 4 ओम और y बराबर आपके पास है 48 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अर्थात x तो प्रतिरोध है और y आपके पास है प्रतिरोधकता, जिसको हमने लिखा है ओम इंटू मीटर के रूप में। ओके, आपको बोला गया है यदि चालक के तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो बताइए x और y का मान लिखिए। ठीक है सर, अब आपने जैसा बताया कि तार का प्रतिरोध हम जानते हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता केवल तार के पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। इसलिए हमने कहा नया प्रतिरोध, x की जगह हमने नाम दे दिया x डैश। अब चूंकि लंबाई आधी की जाती है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, अतः 4/2 अर्थात 2 ओम। ये आपका पहला आंसर होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका बनता है पहला आंसर। आप लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। जबकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। अतः प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। तो स्टूडेंट, ये आपका पूरा आंसर देने का तरीका और एक मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल का 2021 का आपके बोर्ड एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अतः कुल आंसर आपका बनेगा x डैश बराबर तो होगा 2 ओम और y बराबर आपके पास रहेगा 48 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ये आपका आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया था, जिसमें आपको बोला गया था 8R
प्रतिरोध का कोई तार है और जिसे वृत्त में मोड़ दिया गया है। ये लो, हमने इसको वृत्त में मोड़ दिया। इस तार का जो प्रतिरोध है वो 8R है। अब इसके व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि यह इसका मध्य बिंदु के रूप में व्यास बनता है AB। आपको A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। जैसा कि सवाल में बोला गया था कि कुल प्रतिरोध 8R है। जब आपने व्यास बनाया तो तार 2 बराबर बराबर भागों में बट गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिरोध भी आधा आधा हो जाता है। हम इसका एक तुल्य चित्र बनाते हैं। तुल्य चित्र में हमने कहा ये तो हो गया AB। अब तार का ऊपर वाले भाग का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपके पास 4R के रूप में, और नीचे वाले भाग का प्रतिरोध आपके पास हो जाएगा 4R के रूप में। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये दोनों तार जो है वह परस्पर समांतर क्रम में है। इसको आप शॉर्ट चित्र में इस तरह भी बना सकते थे। यह फोर आर A और B। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला आपके द्वारा यूज में लिया जा सकता है। आपके पास बनेगा तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपको मिलेगा R बराबर 4R इंटू 4R बटे 4R प्लस 4R, ठीक है, 16R स्क्वायर बटे 8R। तो आपका आंसर आएगा R बराबर, इसको R डैश बोल दीजिए आप, ताकि कुछ भिन्नता हो जाएगी आपके पास, 2 और हो जाएगा R। ये आपका आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, गतिशीलता को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक व विमा लिखिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में गतिशीलता की परिभाषा के रूप में हम कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग व आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अर्थात आपके पास बनेगा म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं VD बटे E के रूप में। ये आपके पास इसका सूत्र और परिभाषा हो गई। आपसे मात्रक पूछा है इसका मात्रक आपके पास बनेगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अब हम इसकी विमा बनाते हैं, तो विमा के रूप में मीटर स्क्वायर आपके पास बनता है L2, और वोल्ट की विमा के रूप में आपको प्राप्त होता है M1 L2 T-3 A-1, और आपके पास है समय जिसको लिखा जाता है T1। तो कुल विमा आप डायरेक्ट कुल विमा लिख सकते हो। तो आपका आंसर बनेगा M-1 L0 T2 और A1। ये आपके पास विमा और यह इसका मात्रक होता है और यह इसकी परिभाषा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम 3 प्रतिरोध तार है जिन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको बताना है तुल्य प्रतिरोध और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसका सबसे पहले तो एक चित्र देखते हैं जो चित्र के आधार पर हमें यह बताना चाहता है।
ये तो R1 बराबर आपके पास है 1 ओम, R2 बराबर आपके पास है 2 ओम और R3 बराबर आपके पास है 3 ओम। हमने इन संयोजन के सिरों के मध्य 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जैसा इसने आपको कहा था। अब धारा प्रवाहित होती है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो समान रहता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग बनेगा। हमने माना विभवांतर V1, V2 और V3 है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो आपके पास बनेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 आपको मिलेगा RS सीरीज संयोजन के लिए, सीरीज के लिए 3 और 2 5 और 1 6 ओम आपका आंसर बनता है पहला, जो कि तुल्य प्रतिरोध का मान है आपके पास। चलिए अब तीसरा सवाल, इसका प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टा है वो आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टा ज्ञात करने के पहले प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा बनती है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर आपके पास बनेगा V बटे R। V का मान आपके पास है 12 वोल्ट बटे 6, अर्थात I बराबर होगी 2 एम्पियर। स्टूडेंट्स, ये जो धारा आपने प्राप्त की है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा है। अतः हमारे सवाल का अगला भाग जो है सिरों पर वोल्टा। तो हमने कहा पहले तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता लिखी जाएगी V1 बराबर IR1। V1 आपको निकालना है, I आपके पास है 2, इसका प्रतिरोध है 1 ओम, आंसर बनेगा 2 वोल्ट। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे तार के लिए भी आपको वोल्टा निकालनी है। तो V2 बराबर होगा IR2 बराबर I आपके पास है 2, R2 आपके पास है 2, 4 वोल्ट के रूप में। और तीसरे के लिए आपके पास बनेगा V3 बराबर IR3, तो होगा 3 × 2 बराबर 6 वोल्ट। ये स्टूडेंट्स आपका अगला आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, आपको इस सवाल का आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, जिसको मैंने बेहद ट्रिक में आपको दिया है, जिसमें आपको बोला है कि यदि श्रेणी क्रम में ये तीनों वोल्टाओं का जो योग है वो आरोपित वोल्टा के बराबर है तो आपका आंसर सही है। 6, 4, 10 और 2, 12 बराबर है, अर्थात आपका आंसर सही है। अफवाह वेग व विभवांतर में संबंध, यह टॉपिक आपसे 2 नंबर में अलग से पूछा जा सकता है। इसके लिए भी हमने सर्वप्रथम ये कहा कि L लंबाई का एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह इलेक्ट्रॉन्स आरोपित विभवांतर या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अफवाह वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट जो अफवाह वेग Vd से विद्युत क्षेत्र के, चूँकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन से ऋण की ओर होती है, तो हमारे पास यह सिरा उच्च विभव पर और यह सिरा निम्न विभव की स्थिति में होगा। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बनेगी वह धन से ऋण की ओर होगी। हमें यहाँ पर अफवाह वेग और विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। जैसा कि हम जानते हैं
हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध में पढ़ा था कि जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक तार के सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास लिखी जा सकती है E बराबर V/D, लेकिन यहाँ D की जगह आपने लंबाई मानी है L। हमने इसको लिया समीकरण नंबर 1 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी वीडियो में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। अपवाह वेग हमारे पास होता है Vd = स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इंटू टो बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हैं। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा Vd बराबर स्मॉल e अपॉन स्मॉल m इंटू V अपॉन L इंटू टो बार। हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि Vd = स्मॉल e जो कि आवेश एक कांस्टेंट है, टो बार विश्रांति काल वो भी कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो भी कांस्टेंट है, L चालक तार की लंबाई वो भी कांस्टेंट बनता है और यह आरोपित विभवांतर है। इस घटना के आधार पर हम ये देखते हैं कि अपवाह वेग Vd आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इस घटना से हम ये देखते हैं कि जो अपवाह वेग होता है वो आरोपित विभवांतर पर निर्भर करता है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, पहले इस बात को हम नोट करते हैं यहाँ पे। अतः अपवाह वेग Vd आरोपित विभवांतर पर निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी बढ़ता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो कि नोट के रूप में आपके पास है। इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होता है वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। आप इस सूत्र में देखते हैं कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई एल प्राप्त नहीं है। ये एल एक कांस्टेंट राशि के रूप में शामिल हो जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से यह आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसमें आपने अपवाह वेग का विभवांतर के साथ संबंध स्थापित किया। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, या यूँ भी बोल सकता है कि यह किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम ये माना हमारे पास ए लंबाई वाला एक चालक तार है। यह हमने कहा इस चालक तार की लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनता है A। हमने इस चालक तार के सिरों के मध्य एक वोल्टता स्रोत या विभवांतर V आरोपित कर दिया। लीजिए भाई, ये धन इलेक्ट्रोड है या इसका ऋण इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चालक तार का यह सिरा उच्च विभव पर होगा क्योंकि यह सिरा बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है।
तथा यह सिरा निम्न विभव पर होगा क्योंकि यह सिरा बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम ये भी जानते हैं कि इस चालक तार के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी दिशा धन से ऋण भाग की ओर होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो ऐसी अवस्था में हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न बनता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। हमें यह बताना है कि यह प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करेगा, ठीक। तो इसके लिए हमने कहा कि माना हमारे पास स्मॉल एल लंबाई व कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक चालक तार है जिसके सिरों के मध्य विभवांतर V हमने आरोपित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इसको बोल दिया, बता दिया हमने कि एल लंबाई का तो तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जिसका ए है, हमने विभवांतर V आरोपित किया। अब क्या होगा, हमने कहा इस तार के भीतर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ कहा इसमें इस अवस्था में चालक तार के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर लिखा जा सकता है V/L। V/D हमने पढ़ा था लेसन नंबर 3 में फॉर्मूला, लेसन नंबर 4 में फॉर्मूला V/D के रूप में। यहाँ D की जगह आपने लंबाई L ले रखी है, इसलिए हमने L लिखा है। V/L उत्पन्न होता है। अतः हम जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से हमारे को प्राप्त है J बराबर I/A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है J बराबर I/A। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं J बराबर सिग्मा E भी होता है। क्या था समीकरण नंबर 2 के दोनों ही समीकरण धारा घनत्व को प्रदर्शित करती है, तो हम दोनों को परस्पर बराबर कर सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि भाई I/A बराबर होना चाहिए सिग्मा E के रूप में, लेकिन हमने अभी लिखा भी है कि E बराबर होता है V/L। V विभवांतर और L आपके पास है तार की लंबाई। तो आपको मिलेगा I/A बराबर होगा सिग्मा V/L। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने इस I का क्रॉस गुणा कर दिया, L को यहाँ क्रॉस कर दिया और इस सिग्मा का क्रॉस कर दिया। इस तरह से देखिए आप, ये L यहाँ आया, L/A, और ये सिग्मा इसके बटे में चला गया, 1/सिग्मा बराबर होगा V/I। अब चूँकि हमने पढ़ा है ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें पता है कि V/I बराबर होता है R। अतः आपको मिलेगा R बराबर 1/सिग्मा L/A। ठीक है, यहाँ आपके पास एक और फॉर्मूला आता है
1/सिग्मा। सिग्मा जो कि हमारे पास चालकता कहलाती है, इसको हम इसको कहते हैं प्रतिरोधकता के द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए R बराबर होगा रो L/A। ये हमारे पास चालक तार का प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल के मध्य एक फॉर्मूला बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो रो आपने लिखा है वह किसी तार का एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक है ना। यह आपके पास उस तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो आप एक ही जगह लिख सकते हैं πr², ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा R बराबर रो L/πr²। ये फॉर्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले में आधार पर हम देखते हैं नंबर 3 के आधार पे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम नोट करते हैं यहाँ पे, अतः किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती अर्थात R/L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने देखा किसी चालक तार की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी भी तार की जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई, अर्थात हम लंबाई को बढ़ाकर तार के प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। आपको ये बोला गया है कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, क्वेश्चन के रूप में। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। 5 प्रतिरोध की व्यवस्था आपके पास जब होती है तो आपके पास दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र आ जाना चाहिए कि क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। पहले आप इसको चेक करिए। चेक करने का तरीका मैंने आपको अपनी पहले वीडियो धायता वाले पार्ट में भी बताई है। ये तो मान लीजिए R1 प्रतिरोध है, ये R2, ये हो जाता है R3 और ये हो जाता है R4। यदि आपके पास R1/R2 बराबर R3/R4 हो तो यह आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज निकलता है तो इसका मतलब होगा कि इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए हम चेक करते हैं इसको। R1/R2 2/4 बराबर R3/R4 1/2, 2 से 4 कटता है 1/2, अर्थात यह व्हीटस्टोन ब्रिज की व्यवस्था है। अतः आपके पास प्रतिरोध R बराबर 3 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं शॉर्ट करके।
पहले आप ये देखिए कि ये दोनों प्रतिरोध आपके पास बन जाते हैं श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार से ये भी हैं श्रेणी क्रम में। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको हम मान लेते हैं आर डैश, इसको हम मान लेते हैं आर डबल डैश। तो हमने कहा यहाँ पर आर डैश बराबर 2 + 4 = 6 ओम और आर डबल डैश बराबर होगा 1 + 2 = 3 ओम के रूप में। ठीक है, अब इस चित्र को हमने छोटा किया, ए और ये बनता है बी। ये तो हो जाता है आपके पास 6 ओम जो आपने सोल्व किया, और ये होता है आपके पास 3 ओम। ठीक है, अब हमें चित्र से स्पष्ट है कि यह समांतर क्रम संयोजन है, तो आपके पास बनेगा यह समांतर क्रम संयोजन है। अतः तुल्य प्रतिरोध Rp बराबर होगा 6 × 3 बटे 6 + 3। फॉर्मूला लिखते हुए आपको सॉल्व करना है। 6 × 3 = 18 और 6 + 3 = 9, अर्थात Rp बराबर आपको मिलेगा 2 ओम। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ये तार है जिसकी लंबाई L है। ये लीजिए साहब, इसका हमने एक चित्र बनाया। हमने ये कहा कि यह L लंबाई वाला एक तार है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A। ठीक है, अब ये कहता है यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दें। चलो भाई, हम इस तार की लंबाई को खींचते हैं। हमने इस पर खींचा, खींचने के बाद ये तार हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, पहले से पतला हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन हमने ये कहा कि भाई इस तार की जो अब लंबाई है ना, वो प्रारंभ की लंबाई से दुगनी हो गई, ये 2L हो गई। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालेंगे स्टूडेंट्स कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं भाई पदार्थ जो आपके पास तार है तो तार। अब आप इसको लंबाई को खींचें या इसको सिकुड़ाएं, जो भी मटेरियल है वो पूरा मटेरियल यही बनता है आपके पास। जो भी परिवर्तन आप करेंगे वो इसी भाग में से करेंगे आप। ठीक है, तो इस आधार पर हमने कहा कि भाई इस तार का प्रारंभिक घनत्व जो होगा वही इसका अंतिम घनत्व भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने ये कहा यदि हमारे पास तार का घनत्व d है, क्या हमने कहा यदि तार का घनत्व d है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे यदि तार का घनत्व d हो तो। अब घनत्व d है तो साहब किस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में। द्रव्यमान चूंकि एक समान है तार का, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर अंतिम द्रव्यमान, जो कि एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपके पास, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, अब प्रारंभिक द्रव्यमान के रूप में अपने पास है घनत्व d, आयतन को हमने लिख दिया क्षेत्रफल और इंटू लंबाई के रूप में। आ जाइए अब अंतिम स्थिति के रूप में, घनत्व को d लिख दिया साहब, क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया a डैश। ठीक है, L तार की लंबाई हो गई दुगनी 2L। आप इसको सॉल्व करते हैं, D से D कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश आपको प्राप्त होता है A/2।
मतलब कि इस नए तार का जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये कहा इसलिए प्रारंभिक प्रतिरोध निकालते हैं। पहले प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होगा, हम उसको नाम देते हैं R बराबर होगा रो L/A, जो कि हमने फॉर्मूले के रूप में पढ़ा है। हमें नया प्रतिरोध निकालना है तो हमने कहा इसलिए नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा R डैश बराबर रो L की जगह लंबाई दुगनी आपने कर दी 2L। ठीक है, और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ A डैश के रूप में, जो कि A/2 बनता है। ठीक, तो R डैश बराबर आपको मिलेगा रो 2 ऊपर ट्रांसफर चल जाएगा 4L/A। ठीक है, या हम इसको कहें तो हमारे पास बनता है 4 रो L/R। हमने समीकरण 1 से शामिल किया R को, तो R डैश बराबर होगा 4R। समीकरण नंबर 2 आपके पास। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब तार की लंबाई को दुगना कर दिया तो जो नया तार बना उस नए तार का जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। कितना गुना, 4 गुना। अब इसमें ये कहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा भी है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक इंटू 100। तो हमने इसको फॉर्मूले के रूप में सेट किया, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100। अब चूंकि आपने 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ सिंबल बनेगा प्रतिशत का। ठीक है, अब हमारे पास प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, अंतिम प्रतिरोध के रूप में आपके पास आएगा 4R माइनस प्रारंभिक है R बटे R इंटू 100 बराबर, यहाँ आपके पास बनता है 3R बटे R। R से R कैंसिल हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा 300%। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये सवाल आपका पूरा होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।